बहुवचन बनाइए। अब देखिए ये मेरे शब्दों की बहुवचन बनाइए। शब्द कौन कौन सी है? कलेजा, कलेजा में क्या हो जाएगा? कलेजे, कलेजे। अगला शब्द क्या है आपका? मुट्ठी, मुट्ठी का क्या हो जाएगी? मुट्ठियाँ, मुट्ठियाँ। अगला शब्द क्या है? दाना, दाना का क्या हो जाएगा? दाने, दाने। फिर क्या है? झोली, झोली, झोली का क्या हो जाएगा? झोलियाँ, झोली का हो जाएगा झोलियाँ। बच्चा का हो जाएगा बच्चे। फिर और का क्या हो जाएगा? ओठो, मतलब दोनों ओठों के लिए हो गया ओठो। फिर आंसू, आंसू का आंसू। देखिए एक बार, कलेजे का कलेजे, मुट्ठी का मुट्ठियाँ, दाना का दाने, झोली का झोलियाँ, बच्चा का बच्चे, ओठ का ओठ, आंसू का आंसू। ये आपके बहुवचन शब्द हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 ओके। दो 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 पर्याय वाक्य। लिखो। उत्तर देखिए कौन कौन सा शब्द है? पथ, मोह, दया, मोह। पथ, मोह, दया, मोह। इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। देखिए पथ में क्या होता है? रास्ता या राह है। पथ में रास्ता, रास्ता या राह है। मोह में क्या होता है? मोह जैसा अनार, मुख अनार, मुख अनार। दया का क्या होता है? हमदर्दी और सहानुभूति, हमदर्दी, सहानुभूति। सहानुभूति। भूख, भूख का क्या आता है? जठ रगनी, जठ रगनी और सुधा।
देखिए पाठ 4 हिंदी का पाठ 4 मेरी यूरोप यात्रा। पाठ का क्या नाम है? मेरी यूरोप यात्रा। इस पाठ में लेखक कौन है? इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस पाठ में लेखक ने बताया गया है यूरोप यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें यूरोप की यात्रा का वर्णन किया गया है। वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों, शहरों के बारे में बताया गया है। वहाँ की रोमांचिक स्थानों के बारे में भी वर्णन किया गया है। अब देखिए आप लेसन पढ़ा रहे हैं आपको। इसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। सभी लोग प्रसंग संदर्भ बिल्कुल सही और कायदे से फेयर कॉपी में करेंगे। देखो यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। लेखक कह रहे हैं यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी, मतलब वो पहली बार विदेश गया था। मित्रों के परामर्श में मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर केवल खादी में ही पहना करता था। वहाँ जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा। लेखक कह रहे हैं कि मैं पहली बार विदेश यात्रा की मैंने मित्रों की परामर्श मतलब मित्रों के उपाय, उन्होंने मुझे सलाह दी। परामर्श में से होता है सलाह। मित्रों की सलाह से मैंने गरम कपड़े बनवाए। सर्दियों के लिए गरम कपड़े भी बनवा लिए। फिर भी मैं केवल खादी मतलब बराबर हमेशा खादी ही कपड़े पहनता था, मतलब पहना करता था, खादी कपड़े पहना करता था। लेकिन उसने उस शहर में जाकर मतलब उस विदेश जाकर ये नियम भी तोड़ दिया। खादी कपड़ा पहनने का मन बदलना चाहे, लेकिन वह उचित नहीं समझ रहा था कि मुझे उसे उचित नहीं लग रहा था मैं खादी कपड़ा छोड़ दूँ पहनना, ये बोला गया है। इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से मंगवाकर बनवाए। उसको जब खादी कपड़े इतने पसंद थे वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सर्दी के लिए कश्मीर से खादी ऊनी कपड़े मंगवाए, फिर उसको बनवाए। खादी ऊनी कपड़े बनवाए। कपड़े की काट छाट भी देसी रही, मतलब कपड़े की जो काट छाट भी करवाई तो उसमें देसी करवाई, मतलब अपने भारत देश की ही करवाई, विदेशी नहीं करवाई कि विदेशी डिजाइन से कोई अच्छा सा बना दे, नहीं। लेकिन उसको ये पसंद नहीं था। अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा मैं अंग्रेजी पोशाक नहीं पहनूंगा, मतलब उसने ये निश्चित किया कि मैं यहाँ विदेश आ गया तो विदेशी कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं भारत का हूँ तो भारतीय कपड़ा ही पहनूंगा, अपने देश के ही देसी कपड़े पहनूंगा। फलस्वरूप 2 बातें हुई, मतलब उसके पश्चात कुछ बातें हुई। 2 बातें, बहुत कम खर्चे में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए। मतलब जब उसने खादी कपड़े बनवाए तो कम खर्च में तो वो बनेगी ही। यदि कोई डिज़ाइन फैशन से बनवाता तो वो महंगे कपड़े पड़ते, मतलब उसने कम पैसों में काफ़ी कपड़े बनवा लिए। पोशाक हिंदुस्तानी थी। पोशाक कैसे थी? हिंदुस्तानी। गया था विदेश लेकिन पोशाक उसके कपड़े कैसे थे? हिंदुस्तानी। इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता। यदि अब हिंदुस्तान के लोग हैं तो विदेशी कपड़े तो नहीं जानते कैसे होंगे, और विदेशी लोग हिंदुस्तान के कपड़े नहीं जानते वो कैसे। यदि हिंदुस्तानी कपड़े में कोई कमी भी है या कुछ भद्दापन है तो विदेशी तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या कमी है इन कपड़ों में, तो हिंदुस्तानी जैसे पहने रहेंगे वो उनको वही सही लगेगा। तो विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों को फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता है। अंग्रेजी पोशाक, जो अंग्रेज होते हैं अंग्रेजी पोशाक पहनते हैं, अंग्रेजी पोशाक पहनेंगे तो उसी के अनुसार रहन सहन भी हो। उसको धारण करने पर उन लोगों को फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, मतलब उनकी रीति के अनुसार चलना फिरना अच्छा लगे, और कपड़ा पहनना भी और खाना पीना पड़ता है।
और यदि हम अंग्रेजी कपड़े पहन लेंगे तो फिर अंग्रेजों के जैसे हमें हर कुछ करना पड़ेगा, उनकी हर रीति रिवाजों को पालना पड़ेगा, उन्हीं की तरह चलना फिरना, उन्हीं की तरह घूमना, सब कुछ उन्हीं के जैसा करना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने में यह सब झंझट दूर हो जाता है। यदि हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी कपड़े पहनेंगे तो अपना हिंदुस्तानी रहन सहन रहेगा। यदि हम अंग्रेजी कपड़े पहन लेंगे तो हमें वहाँ का रहन सहन सब कुछ कायम करना पड़ेगा। इसलिए उसने इन सब झंझटों से दूर चाहा कि हिंदुस्तानी कपड़े अपने देश के कपड़े पहनो, अपने देश के नियम रहन सहन लागू करो। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है। उसने कहा मेरे जैसे आदमी के लिए ये झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने कहा मैंने कभी कपड़े और फैशन में कभी ध्यान नहीं दिए, ना ही मैंने कुछ अपने बदल कपड़े पहने, ना ही कभी फैशन से कपड़े पहने, ना ही फैशनेबल कपड़े पहने। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा है। उस लेखक ने कहा मैंने कपड़ों को सिर्फ फैशन के लिए नहीं पहना, सिर्फ मैंने अपने कपड़ों को लज्जा शर्म और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब गर्माहट लाने के लिए, सर्दियों का सीजन था तो शरीर को गर्म रखने के लिए पहना है, ना कि मैंने फैशन करने के लिए, मतलब ना ही वो फैशन करता था ना ही उसे अच्छा लगता था। इसलिए उसने कहा मैंने शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण मतलब लाज शर्म को होने से का एक साधन बना लिया, मतलब लाज रखने के लिए ही कपड़ा पहना जाता है। उसने एक साधन बना लिया था। उसने ये नहीं सोचा कि यदि मैं पहनूं तो अच्छे कपड़े पहनूं या नए डिजाइन के कपड़े पहनूं या बार बार चेंज करूं। आगे जहाज पर मेरी पोशाक लोगों को कौतूहल का केंद्र बनी रही। जहाज पर मेरी पोशाक लोगों को कौतूहल का केंद्र बनी रही।